नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने पर तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की दो और ट्रांशेज यहां पर प्री मैच्योरिटी रिडेम्पशन के लिए तैयार हैं। आपको याद दिला दें कि 8 साल की अवधि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की होती है लॉक इन पीरियड के लिहाज से, लेकिन 5 साल के बाद आप इसे रिडीम कर सकते हैं। तो उसके नंबर्स, उसका प्राइसेस और डेट्स अब यहाँ पर आ चुकी हैं। क्या है इसका इम्पैक्ट, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर उतार चढ़ाव जारी है। $88 के आसपास ब्रेंट फिलहाल कारोबार कर रहा है और यूएस में बाजार को लगता था कि हम इन्वेंट्रीज चढ़ता हुआ देखेंगे कच्चे तेल की, लेकिन यहां पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, जिसका कुछ सपोर्ट हमने यहां पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। साथ ही बात करेंगे एग्री एक्सपोर्ट्स की, जहां पर पिछले साल नंबर्स में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। पिछला क्वार्टर और पिछला साल कैसा रहा, स्पेशली एट अ टाइम जब हमने काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस यहां पर सरकार की तरफ से आते हुए देखी हैं, और एग्रीकल्चर के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्य, और ब्रेक के साथ बाद हमारे साथ होंगे इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान। शुरुआत लेकिन यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि एक स्थिरता अब यहाँ पर लौटते हुए नजर आई है। यूएस का फर्स्ट क्वार्टर GDP एडवांस एस्टिमेट्स भी आएंगे, और साथ ही साथ PCE डेटा का बाजार को स्पेशली इंतजार है, क्योंकि आगे जाकर इन्फ्लेशन और रेट कट्स की तरफ से क्या क्यूज देखने को मिल सकते हैं, ये इन नंबर से यहाँ पर पता चलेगा। अजय, कैसे देखते हैं आप अब सोने के प्राइसेस, क्योंकि $2300 पर आउंस को सोना यहाँ पर काफी स्ट्रांगली डिफेंड करता हुआ नजर आया है। वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर हम देखें पिछले 2 दिनों के अंदर प्राइजेस के अंदर एक कहीं ना कहीं अच्छा फॉल आया था, जिस दिन से वॉर प्रीमियम जो मार्केट में निकल गया था उसका मेजर कारण था। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं प्राइजेस 2290 का जो लेवल है वो तोड़ नहीं पा रहा है। और आज शाम को जो GDP के नंबर या कल PCE के नंबर आएंगे, ये मुझे लगता है आगे एक नया अपडेट देता हुआ दिखाए। तो टाइमिंग मुझे लगता है 2290 से लेकर 2350 इंटरनेशनल में ब्रॉडर रेंज रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी 70,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 70,200 से लेकर 71,200 का ब्रॉडर रेंज में मार्केट मूव करेगा। तो आज दिन के सेशन में थोड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे सकती है मार्केट में। जो इनिशियल गिरावट आज मॉर्निंग में देखी थी, यहाँ पे मुझे लगता है 70,700 के करीब लेके चलिए, 70,400 का स्टॉप लॉस रखिए, 71,200 तक का लेवल मिल जाएगा। डेटा के बाद मुझे लगता है वापस गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि जो वॉर प्रीमियम है अब मार्केट में नहीं है, और जो इंटरेस्ट रेट हम जून में रेट कट देख रहे थे वो अब आगे सितंबर में शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से भी सोने में गिरावट है। तो टेम्पररी 71,200 तक का जंप है, बट ओवरऑल मुझे लगता है मार्केट में स्लोली एंड स्टेडीली वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो एक रेंज है जो सोना यहाँ पर बरकरार बना सकता है, जैसे अजय कह रहे हैं 2290 नीचे में, 2350 ऊपर में, जिसका मतलब है 70,200 भारतीय बाजारों में एज अ सपोर्ट और 71,200 ऊपर में एज अ रेजिस्टेंस। भार्गव जी नमस्कार। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में तो आपसे बात करेंगे ही, लेकिन आपका क्या सेंस है अब यहाँ पर सोने के प्राइसेस को लेकर? नमस्ते। अभी जैसे आपने अभी बात की कि रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगा ही, और थोड़ा भी अगर डिस्टरबेंस अपने रेड सी रीजन में देखा तो एक वापस एक बहुत बड़ा स्पाइक आ सकता है। बाकी जो स्मॉल रेंज है, जो हम मान रहे हैं कि 2275 में बोल रहा था, भाई साहब ने 90 बोला, तो वही बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और 2335-30 के तक ही रहेगा। टॉप में तो ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। बट एक भी सैड न्यूज आया अपने को अगर मिडिल ईस्ट से, तो एक बड़ा स्पाइक आ सकता है, जो हमने देखा था 2400 के करीब। भार्गव भाई, ऑफ कोर्स जिस तरह से सोने में हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है, खरीदारी करनी चाहिए, ऐसा पिछले 1-1.5 साल से सभी लोग यहाँ पर एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स आगाह भी करते रहे हैं कि सोना आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, सोना आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, जो कि हमने एब्सोल्युटली होता हुआ देखा भी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जिसके सभी इन फेवर में रहे हैं, और अब से 2 और ट्रांशेज यहाँ पर RBI की तरफ से आई हैं, जो आप रिडीम कर सकते हैं 5 साल के बाद, जो प्री मैच्योरिटी है। किस तरह के गेन्स यहाँ पर लोगों ने देखे हैं, और करंट लेवल्स पे भी आप कहेंगे कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट में खरीदना बेहतर रहेगा? सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको जो ट्रैकिंग करना है गोल्ड प्राइस से, उसमें बेस्ट ट्रैकिंग सोवरिन गोल्ड में मिलेगी, क्योंकि आप बाय कर रहे हैं होलसेल प्राइस पे और बेच रहे हैं होलसेल प्राइस पे लिए। ये एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए नहीं हो सकता है। आज ये फैंटास्टिक रिटर्न ये पीरियड में आए, तो भी ये मैं कहना चाहूंगा कि गोल्ड में अगर इतनी तेजी ना भी हो और स्टेडी हो, तो भी एक वो स्टोर ऑफ वैल्यू है, और सभी को गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और इमीडिएट रिक्वायरमेंट गोल्ड की ज्वेलरी के फॉर्म में कुछ कन्वर्ट करने की ना हो, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेस्ट मीडियम है।
बहुत बड़े HNI के लिए शायद वो अवेलेबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज इसमें कैप है, आप 4 किलो से ज्यादा नहीं ले सकते। तो मनीषा जी, आप अगर ले रहे हैं तो आपको 4 किलो का कैप याद में रखना पड़ेगा। बाकी उतना ज्यादा ले भी नॉर्मल नहीं आदमी के लिए रही। इट इज द बेस्ट थिंग। थैंक यू भार्गव भाई, आई होप मैं वैसे ले पाऊँ। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह का पार्टिसिपेशन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, आप कहेंगे ऑफ कोर्स अच्छे खासे नंबर्स हैं और पिछले कुछ सालों में तो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, लेकिन क्या आप कहेंगे कि अभी भी यहाँ पर जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी रीच, पेनिट्रेशन अभी भी बढ़ाया जा सकता है? मैं तो मानता हूं कि इसकी रीच और पेनिट्रेशन बहुत बढ़ानी चाहिए, और इसकी जागरूकता है नहीं। आप एक 80% जो इंडिया का रूरल बायर है, जिसको डीमैट या पेपर दोनों में समझ नहीं है, उनके घर में ये पहुंचाना है। जो मेजोरिटी स्मॉल बायर्स जो इंडिया के हैं, जो रूरल सेक्टर है, वो 60% ऑफ गोल्ड कंजम्पशन के लिए नेसेसरी है, और वही अपने मेन टारगेट है गवर्नमेंट ने के लिए कि उनको थोड़ा बेनिफिट ज्यादा दे और उनको फिजिकल से हटा के एक स्ट्रक्चर्ड सेफ ये प्रोडक्ट में ले लें। अगर उसके लिए ऑन टैप, अभी जो हम कह रहे हैं कि कभी कभी आता है, मगर ऑन टैप यानी जब उसके पास एक छोटा सा अमाउंट अवेलेबल है, वो 1000 रुपया है तभी भी वो ले सकते हैं। उसके लिए अगर कलेक्टिव सेविंग यूनिट्स को भी अलाउ करें या क्या करें, वो एक कर सकते हैं सिस्टम। देन ये प्रोडक्ट की जो जब ये प्लान हुआ था, आप जैसे जितने आदमी ने उसको सपोर्ट किया है, हम लोग सब ये कमेटी में थे, जो एक ड्रीम था ये लॉन्च करने का, वो बड़ा एक सही तरीके में हम अचीव कर पाएंगे। जागृति बनाने की जरूरत है और थोड़ा ट्विकिंग करने की जरूरत है, प्रोडक्ट में ऑन टैप करने की जरूरत है। भार्गव भाई, ऑफ कोर्स सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक चीज़ है यहाँ पर, और जिस तरह से सोने में ऑल टाइम हाइज के आसपास अब भी कारोबार है, जितनी तेज़ी थी उसके बाद जो करेक्शन आई है बहुत ही मामूली सी करेक्शन है, और बाजार को लगता है कि स्ट्रक्चरल या डायरेक्शनल तेज़ी अभी भी यहाँ पर बरकरार है। तो नियर टर्म ट्रेडर्स के लिहाज से भी अगर हम देखें तो ETFs है, फंड्स है, डिजिटल गोल्ड ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन आपको लगता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स मिला के भी अभी जिस तरह का पार्टिसिपेशन होना चाहिए फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर सोने के लिए काफ़ी मोह है, वो नंबर्स अभी भी यहाँ पर अक्रॉस बोर्ड भी हमने आते हुए नहीं देखे? नहीं देखे, वो बहुत जगह है, हम बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, और एक बार हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ गए तो हमारा ये जो स्ट्रेंथ है इंटरनेशनल मार्केट में वो भी बढ़ेगा, और इंडिया की जो भी एक्सचेंजेस है सभी की स्ट्रेंथ एंड हमारा प्रेजेंस इन द इंटरनेशनल मार्केट विल आल्सो इंप्रूव। वी हैव टू गेट एवरीबॉडी इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, तो वो बेटर रहेगा। जी हाँ, तो काफ़ी कुछ किया गया है और काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पर है, लेकिन खरीदारी के मौके बेहतरीन हैं, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जैसे कहा गया कि बहुत ही बेहतरीन सजेशन है आपका वो भार्गव भाई, कि अगर वो थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग यहाँ पर की जाती है तो हम लास्ट माइल तक भी शायद यहाँ पर इस प्रोडक्ट को यहाँ पर ले जा पाएंगे। बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो बहुत ही डिटेल चर्चा भी करने के लिए। तो ये तो ऑफकोर्स सोने पर है, प्राइस व्यू भी आपको दिया है, और जिस तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 ट्रांचेज 5 साल के बाद रिडेम्पशन के जो प्राइसेस हैं वो भी मच ऑन द हायर साइड हैं। अजय, साथ ही अगर हम यहाँ पर बेस मेटल प्राइसेस को देखें तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जारी है। आयरन और 6 हफ्ते के हाइस पर है, कॉपर अभी भी 2 साल के हाइस पर, एल्यूमिनियम और जिंक में भी जो मामूली मुनाफा वसूली थी उसके बाद खरीदारी फिर से लौटती हुई नजर आई है। बिल्कुल मंजय जी, अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई कंसर्न है ये काफी हावी होते हुए दिखा है। नो डाउट पिछले 2 दिनों में जिस ढंग से सोने चांदी में हमने गिरावट देखी, उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने बेस मेटल में भी आते हुए देखा। बट कुल मिला के मुझे लगता है कि जो कंसोलिडेशन दैट इज गुड, बिकॉज ऑलरेडी अगर हम बात करते हैं तो कॉपर के अंदर ये वन साइडेड मूवमेंट था जो हमने करीबन मार्च 26 तारीख से देखा था, जब प्राइजेस 750 के करीब थे। तो एक 100 रुपए की तेजी के बाद मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल रहा है, और मुझे लगता है जो अभी रिसेंट अपडेट आए हैं माइन से आउटलुक जो आउटपुट को लेकर, ये कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर चेंजेस नहीं आता, एंड बुलिश फॉर कॉपर। एल्यूमिनियम में तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि LME पे जो रशियन मेटल को लेके जो कंसर्न्स है वो कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। तो कॉपर वुड बी दी टॉप पिक, मुझे लगता है 845 के करीब लेके चलिए, 838 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 860 है, बट हैव टू सी अगर ये महीने में अगर प्राइसेस 850 के ऊपर क्रॉस करके होल्ड करता है, मे बी वी कैन सी ए न्यू हाई 880 890 का लेवल। वहीं एल्यूमिनियम काफी सरप्राइजली एक अच्छा खासा गेन के बाद एक पुलबैक दिखा है, दैट इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि 244 का लेवल दिखाने के बाद मार्केट अभी भी जिस
पकड़ के रखा है जिस ढंग से रशियन मेटल का इशू है, तो मुझे लगता है 235 इज गुड टू बाय, 232 का स्टॉप लॉस, 240 245 का लेवल मिल जाएगा लास्ट। अगर हम एल्यूमिनियम की जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी मुझे लगता है कि जो जनवरी हमने एक सरप्लस दिख रहे थे वो अब कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और चाइना से जो डेटा पॉइंट या एफर्ट्स जो इकोनॉमी को सपोर्ट करने में है ये जिंक को भी सपोर्ट करेगा। तो जिंक में भी मुझे लगता है कि 248 पे लेके चलना चाहिए, 254 का टारगेट रहेगा 245 के स्टॉप लॉस से। तो ओवरऑल मेटल में अभी भी मुझे लगता है एक सपोर्ट कंटिन्यू देखने मिल सकता है, अगले 5-6 दिन तक कंटिन्यू सपोर्ट रहेगा। अजय, मैं कॉपर पे फिर लौटना चाहूंगी। अगर एक, जैसे आपने कहा कि यहाँ से अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है, हमने वो स्टॉप लॉसेस भी सुने, और अगर एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर कॉपर के लिहाज से देखें, अगर एक करेक्शन आती भी है तो नीचे में कहाँ और ऊपर कितना जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर हम कॉपर की बात करें तो इंटरनेशनल में कॉपर अभी ऑलमोस्ट 10,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट कर चुका है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर मैं एलएमई पे देखता हूँ तो करंटली मुझे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 94-9450 के जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकेस कुछ रेडिकल चेंज होता है सप्लाई साइड तो ही ये फॉल है, अदरवाइज एक साइकोलॉजिकली अगर 10,000 का लेवल टूटता है तो वी कैन एक्सपेक्ट 10,800, वेयर डोमेस्टिक मार्केट में एक सपोर्ट जो मेरे को थोड़ा सा लंबे में दिखता है वो 820 तक का दिखता है। 820 22 के नीचे टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हायर साइड पे जैसे मैंने अभी मेंशन किया है 880 तक का लेवल या 900 तक का लेवल भी दिखा देगा। पर ध्यान है कि मई मंथ इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कॉपर। या तो मार्केट बड़ा जंप की तरफ आ जाएगा, अगर ये नया हाई नहीं ब्रीच करता है तो आई थिंक ये जो सप्लाई साइड कंसर्न है वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, वो बड़ा फॉल भी देख सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ 820 के ऊपर आई एम श्योर के 880 890 के लेवल आराम से हम कॉपर में आते हुए देख पाएंगे। तो अगर किसी ने नहीं खरीदा है तो करंट लेवल्स भी खरीदने के लिए अच्छे हैं स्टॉप लॉसेस के साथ, और मई का महीना यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, आप शायद बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं। एक ब्रेक में जाने से पहले एक फाइनल सवाल यहाँ पर कच्चे तेल पे अजय, जहाँ पर 88 के लेवल्स फिलहाल हमने यहाँ पर ब्रेंट के हिसाब से होल्ड होते हुए देखे हैं। यूएस का इन्वेंट्री डेटा तो जिस तरह से आया वो सपोर्टिव था ही बाजार में, साथ ही साथ बाजार को अब ये भी लगता है कि डिमांड अब थोड़ी स्टेबलाइज होती हुई दिखेगी। देखिए डिमांड में मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी है, बट कहीं ना कहीं हमने आईईए के जो नए अपडेट्स देखे हैं वहां पे कुछ कंसर्न्स दिखा भी रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट मिला है वो यूएस के सैंक्शंस के अपडेट के बाद मिला है, जो वेनेजुला ऑयल और ईरान ऑयल पे मिला है, उसके से मार्केट में स्टेबिलिटी। बट हमने कल के सेशन में देखा प्राइजेस 7,000 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट पे जाते हैं बट सस्टेन नहीं कर पाए। तो आई थिंक अभी एज ऑफ नाउ जब तक कोई नए ट्रिगर्स नहीं मिलता है, प्राइजेस डोमेस्टिक मार्केट में 6700 से 7050 के जोन में ही रहेगा। तो आज इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू तो 6900 पे लेना चाहिए, 6800 के स्टॉप लॉस से 7050 का टारगेट मिलेगा। लेकिन ब्रेंट पे आप ध्यान रखिए अभी 88 का लेवल है, अनलेस एंड अनटिल 90-50 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है वापस 200 मूविंग एवरेज जो करीबन $84 का है वहां तक देखने मिल सकता है। इसका मुख्य कारण हो सकता है यूएस से इन्वेंट्री डेटा और साथ में जो डी एस्केलेशन हुए हैं ये प्राइसेस पे दबा दो। तो कुल मिला के ब्रेंट है मुझे लगता है 86 से लेके 90 के जोन में, और एमसीएक्स पे 67 से 7050 के जोन में ही मार्केट ट्रेड करेगा। तो वो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर कच्चे तेल में भी होती हुई नजर आएगी। ऑफ कोर्स काफी सारे फैक्ट्स, फंडामेंटल्स, डेटा, इवेंट्स इसी हफ्ते में नहीं पूरे मई के महीने में भी होंगे जिस पर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर एग्रीकल्चर की करेंगे, जहाँ पर एक्सपोर्ट्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान। और आपको बता दें कि अप्रैल 2023 से फरवरी 2024 तक देश का एग्री एक्सपोर्ट करीबन 9% गिरा है। ऑफ कोर्स काफ़ी सारे रीजंस इसके लिए रहे हैं, चाहे वो रेड सी था, लॉन्गर ट्रेडिंग रूट्स थे, और ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से जिस तरह के कर्ब्स हमने आते हुए देखे उसका भी इम्पैक्ट इन नंबर्स पे पड़ता हुआ नजर आया। इंडिया चेंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के चेयरमैन डॉक्टर MJ खान अब हमारे साथ हैं। डॉक्टर खान नमस्कार। खासा गिरावट यहाँ पर फूड एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली है। इवन कोविड के समय में हमने बेटर नंबर्स यहाँ पर किए थे, लेकिन जिस तरह के कर्ब्स और जिस तरह की रिस्ट्रिक्शन सरकार की तरफ से लगती हुई नजर आई हैं, चाहे वो प्याज था, गेहूं, चावल, चीनी, इन सब का इम्पैक्ट हमने इन नंबर्स पे आता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ जो इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की नीति है, और जो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आई है जिसका मानना है कि ये टेम्पररी फेज है और आगे जाकर एज एंड व्हेन ये कमोडिटीज बैक इन फोर आएंगी एक्सपोर्ट्स वापस आएगा, कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को भी? थैंक यू मनीषा जी। इनफैक्ट ओवरऑल तो मैं इसको पॉजिटिव ही देखता हूँ, क्योंकि जो नंबर्स का डिक्लाइन है वो स्पेसिफिक रीजन्स की वजह से है। उसमें जो बड़ा रीजन है वो हमारी अपनी पॉलिसीज का है, क्योंकि वो नीजर रिएक्शन जो होता है वो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट के लिए, इंडिया के लिए ठीक नहीं है।
बड़ी बात यह है कि टाइम लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट का कॉन्फिडेंस डेवलप होने पे कि कोई कंट्री रिलायबल सप्लायर है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स या पॉलिसीज की वजह से या सिचुएशन की वजह से अगर कोई जस्ट रिएक्शंस होते हैं, एक्सपोर्ट बैनिंग का होता है, तो उसका थोड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। ओवरऑल जो सिनारियो है वो इसलिए भी पॉजिटिव है क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर कोई क्लोज टू 9% ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूट करता है वैल्यू टर्म्स में। लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट्स में जो है वो 2.25% के बीच में रेंज करते हैं, तो अभी शायद 2.3% होगा ऑफ द वैल्यू दैट वी क्रिएट इन एग्रीकल्चर। तो अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मुझे 3 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन, कि इंडिया की रिलायबिलिटी एज ए कंसिस्टेंट सप्लायर, एज ए रिलायबल सप्लायर, एज ए क्वालिटी सप्लायर, एज ए डिपेंडेबल सप्लायर, उसको मेंटेन करने की जरूरत है। तो जहां पे ऐसे सिचुएशन आता है, देखा शुगर बैन किया, फिर ओनियन बैन किया, फिर नॉन बासमती राइस बैन किया, वीट बैन किया, तो ये जो सिचुएशंस आती हैं इससे कॉन्फिडेंस शेक होता है। तो अगर हमको उतना क्वांटिटी इंपोर्ट भी करना पड़े हायर प्राइस, आई थिंक गवर्नमेंट को ये लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा कि अगर कहीं पर भी डोमेस्टिक स्टॉक्स कम होते दिखते हैं तो हमको उतना इंपोर्ट कर लें हायर प्राइस पे, डजंट मैटर, बट इंटरनेशनल मार्केट का कॉन्फिडेंस प्रोटेक्ट करना जरूरी है। दूसरा है हम लोगों का जो हायर कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है कंपेयर टू द वर्ल्ड वाइड। चाइनीज देखें तो हम लोग करीब 200% उससे हायर कॉस्ट पे लॉजिस्टिक्स ऑपरेट करते हैं। तो जो पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट है उस पे एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और आई एम हैप्पी टू शेयर कि एपीडा ने कुछ इनिशिएटिव लिया है सी प्रोटोकॉल्स डेवलप करने के कम्युनिटी वाइज। तो मुझे लगता है ये होने के बाद में कम से कम हम लोग का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थोड़ा सा घटेगा। और तीसरा ये है कि कम्युनिटी स्पेसिफिक अप्रोच लेने की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा चीज नहीं, वो तो एक ब्रॉड टर्म दे दिया गया है। वी हैव टू हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर कॉटन, वी विल हैव टू हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर सोयाबीन, पोल्ट्री के लिए डिफरेंट होगा, सीड के डिफरेंट होगा, फ्रेश फ्रूट्स के लिए डिफरेंट होगा, प्रोसेस के लिए डिफरेंट होगा, ग्रेन्स के लिए डिफरेंट होगा। तो हम लोग कम्युनिटी स्पेसिफिक अगर दुनिया के एग्जांपल देखें तो उस लाइन पे तो अभी कुछ शुरुआत उसकी हुई है। एपीडा ने 10 कम्युनिटी फोरम्स क्रिएट किए थे। अभी हमने भी 15 दिन पहले एक इंडिया ग्रेन्स एंड पल्सेस काउंसिल लॉन्च किया है, और अभी एक ग्लोबल मिलेट्स फोरम 2 तारीख को लॉन्च करने जा रहे हैं, 2 मई को। तो मुझे लगता है इन अप्रोचेस से जो इंडिया का पोटेंशियल है एक्सपोर्ट में बढ़ेगा। और जो अभी शॉर्ट टर्म में जो डिक्लाइन हुआ है, मुझे लगता है स्पेसिफिक रीजन है उनको अगर एड्रेस कर देंगे तो कोई बहुत ऐसा कंसर्न नहीं है कि वी शुड नॉट बी एबल टू कैच अप और एक्सीड जो हमारा पहले का एक्सपोर्ट था $53 बिलियन का। ये बात सही है। अभी इमीडिएट टर्म में तो गिरावट है, कोई 7.85% का डिक्लाइन हुआ है, और स्पेशली जो एपीडा का पोर्टफोलियो उसमें हुआ है। लेकिन बाकी जितनी कमोडिटीज हैं, 4 को छोड़ दें जिनकी वजह से ओवरऑल डाउन हुआ है, तो वो तो पिकअप कर रही है पॉजिटिव साइड में। तो ये मनीषा जी है कि अगर इनके जो स्पेसिफिक रीजन्स की वजह से जो डिक्लाइन है, जो बल्क कंस्टिट्यूट करते हैं एपीडा के पोर्टफोलियो को, अगर उसको एड्रेस कर देंगे तो बाकी सब में अपवर्ड ट्रेंड है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चला जाएगा फिर से। डॉक्टर खान, जिस तरह की स्थिति एज ऑफ नाउ बनती हुई नजर आई है, जहां पर हमने एक्सपोर्ट्स गिरते हुए देखे हैं और इंपोर्ट्स, चाहे खाने का तेल है, चाहे पल्सेस है, काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में हमने यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है, तो आप कहेंगे हम नेट इंपोर्टर फिलहाल की तरह से खड़े हैं? नहीं, देखिए अगर ओवरऑल फिगर्स देखें तो पिछले साल $53 बिलियन के एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में हम लोग शायद 22 या 24 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट था। तो हम लोग आधे से भी कम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा पल्सेस का इंपोर्ट बढ़ा है, मुझे लगता है 4.5 या 5 मिलियन टन के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर वो 1.5 मिलियन टन बढ़ भी गया है तो ओवरऑल जो एक्सचेकर पे लोड है वो मुझे लगता है $500 मिलियन के आसपास या $700 मिलियन एक्स्ट्रा आएगा, विच इज वेरी स्मॉल। एडिबल ऑयल में जरूर वी आर कंसिस्टेंटली रजिस्टरिंग वेरी साइजेबल साइज ऑफ इंपोर्ट, एंड मुझे लगता है कि उसमें अभी गिरने के कोई ऐसा चांस दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑयल सीड मिशन है वो इतना डिलीवर नहीं कर पा रहा है। या जब भी जो रिसेंटली जो इसका लॉन्च किया है आपका पाम ऑयल का, तो उसको भी बहुत रिजल्ट अभी ग्राउंड पे आने में टाइम लगेगा। लेकिन पल्सेस को रिवर्स किया जा सकता है। इसलिए रिवर्स किया जा सकता है क्योंकि पल्सेस का जो कमोडिटी जो एमएसपी अनाउंस किया है वो अच्छा है। तो मुझे लगता है थोड़ा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, और अभी तो कॉर्पोरेट्स भी आगे आ रहे हैं। टाटा ट्रस्ट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च के साथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया है, दे आर फंडिंग इट। तो मुझे लगता है ज्यादा एक इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप्स एंड ग्रेट इंक्रीज फंडिंग, इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू अचीव करना है, अगर वो आता है और थोड़ा सा एमएसपी प्राइस का सपोर्ट हम लोगों को अच्छा मिल रहा है, तो हमें लगता है अगला पल्स से $1 से $1.5 मिलियन घटेगा।
ओके तो वो ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर खान ने हमें बताया भी है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स कंग्रेचुलेशंस वो इंडिया ग्रेन जो आपने नया काउंसिल लॉन्च किया है उसके लिए भी। और ऑफ कोर्स नज़र रहेगी 2 मई को जब ग्लोबल मिलेट फोरम भी आप यहाँ पर लॉन्च करेंगे। और जहाँ तक पल्सेस और एडिबल ऑयल की बात है, ऑफ कोर्स डिपेंडेंस यहाँ पर इंपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को लेकर चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, एज अ कंसिस्टेंट सप्लायर है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो भारत के हिसाब से ज़रूरत है, वो कुछ पॉइंट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर देखने होंगे। लेकिन इसी के साथ एक अच्छी खबर है जो आपकी स्क्रीन पे फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज के हिसाब से चल भी रही है कि सीएनबीसी आवाज का मार्केट शेयर पूरे हफ्ते 55.5% रहा, यानी कि अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ पर लगातार हमने आपका मार्केट शेयर और आपका भरोसा जीता है। मार्केट आवर्स की अगर बात करें तो आवाज का मार्केट शेयर 67% है मार्केट आवर्स में। तो जब देखना होता है हिंदी बिजनेस चैनल तो यहाँ पर सीएनबीसी आवाज ही देखा गया है। आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके भरोसे और प्यार के लिए कि हफ्ते दर हफ्ते हम इस तरह के नंबर्स बनता हुआ देखते हैं, जो कि एक इंश्योरिंग है, जो कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ऑफ कोर्स हम सभी के लिए, हमारी टीम के लिए, कि हम अच्छा काम जिस तरह से करते हैं आगे भी बरकरार रखें। और आपको एक और चीज़ बता दें कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम लाइव सेशन पर दोपहर 1 बजे, जहां पर हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट्स में। आप साथ देंगे आपके सवालों के जवाब भी, तो अपने सवाल तैयार रखिए और ज्वाइन करिए हमारा खास लाइव सेशन Q&A विद मनीषा गुप्ता। साथ ही साथ आपके लिए एक और भी पेशकश है, और कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका हर बार नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए सीएनबीसी आवाज़ लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई, जानिए एफएनओ और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझे चार्ट्स के पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल आपको मिलेंगे लाइव। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए लॉग इन करिए साथ दिए लिंक पर।